Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing about educational problems of society, educational problems of our society. If you remember, in last lecture, we had discussed about poor standard of education. We had discussed why in our society we find no quality or poor quality in our educational system. We had discussed different dynamics pertaining to standard of education. Today, we are going to discuss the most important educational problem of our society. Dear students, you are well aware about this phenomenon which is occurrent in our society. Copy culture. Copy culture. In simple meaning, we also call it as cheating. Cheating. Definition. Definition of definition of copy culture is the practice the practice of cheating in academic examination. बेटा, जब कभी इम्तिहान होते हैं, वो चाहे 9वीं जमात के हों, 10वीं के हों, 11वीं के हों, 12वीं के हों या बीए एमए के इम्तिहानात होते हैं, उनके अंदर जो है कॉपी कल्चर का रुझान पाया जाता है। बेटा, इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो सवालात के जवाब जो है वो अपने दिलो दिमाग से लिखने के बजाय कुछ मटेरियल होता है जिससे कॉपी करके, जिससे देख कर वो अपने इम्तिहान में इम्तिहानी कॉपी पर वो जो जवाबात है वो लिखता है। बेटा, ये जो है कॉलेज लेवल पे तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, यूनिवर्सिटी में पाई जाती है, लेकिन ये कम पाई जाती है। इसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि यूनिवर्सिटियों में क्यों कम पाई जाती है। क्योंकि बेटा, यूनिवर्सिटियों के अंदर रेगुलर क्लासेस चलते हैं, बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, जिस वजह से उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में चीजें होती हैं जो पीछे जाती हैं, तो वो लिखने के काबिल होते हैं। लेकिन जो कॉलेज लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर जो, चूंकि बच्चे कम कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, और दूसरे भी फैक्टर है, स्पेशली बीए एमए के इम्तिहानात में आपको तो पता है कि बच्चे जो है वो, उनकी पढ़ाई तो होती नहीं है, रेगुलर क्लासेस उनके होते नहीं है, तो वो जो है वो गाइड वगैरह लेकर वो फिर एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं। तो बेटा, ये तो जनरल कॉजेज थे। अब हम थोड़े पर्टिकुलर कॉजेज के अंदर झांक कर देखेंगे कि इसके जो पर्टिकुलर कॉजेज हैं वो क्या हैं। नंबर वन, असल बेटा जो वजह है वो इस चीज का जिम्मेदार वो टीचर ही है। क्योंकि बच्चे के पास जब कुछ नहीं होता लिखने के लिए, तो बच्चा क्या लिख सकता है। कॉलेजेस में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये फिनोमेनन बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बेटा, इसकी वजह कॉलेज में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम क्लासें चलती हैं, बहुत ही कम क्लासें चलती हैं। अच्छा, नंबर वन, टीचर हैज वेरी पुअर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। बेटा, सबसे पहला काज जो है कॉपी कल्चर का, वो उसकी जिम्मेदारी खुद टीचर पर ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि टीचर जो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, जो कोई भी सब्जेक्ट उस टीचर के जिम्मे है पढ़ाना, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो टीचर के पास इतनी है ही नहीं, है ही नहीं।
वो क्लास में अव्वल तो क्लासेस लेता नहीं, अगर क्लास लेता भी है तो वो उस कदर नॉलेज नहीं दे पाता कि बच्चे जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ चीजें सीख सकें। तो जब टीचर के पास ही नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चे को क्या दे पाएगा। और फिर जब बच्चे के पास नॉलेज ही नहीं होगी और बच्चे को जो है सवालात दिए जाएंगे तो उन सवालात का जवाब बच्चा कहाँ से ला सकता है। मजबूरन उस बच्चे को चीटिंग पर रिलाई करना पड़ता है। बेटा कुछ साल पहले इस टीचिंग से रिलेटेड जो है एक तस्वीर मैंने देखी जो यानी इस पहले पॉइंट पर यानी बहुत ज्यादा हिट कर रही है। वो क्या थी, 3 तस्वीरें दिखाई गई थी उस तस्वीर में। उसमें लिखा था व्हाट टीचर टीच्स, यानी टीचर पढ़ाता क्या है हमें। वहां पे लिखा था ये जो सिंपल सीडी मोटरसाइकिल वगैरह होती है या सिंपल जो मोटरसाइकिल होती है वो बनी हुई थी। अच्छा, उसने कहा और पूछता क्या है, पढ़ाता उतना है, पूछता क्या है। वहां पे हाई फाई मोटर बाइक नहीं होती जो हैवी बाइक, वो लिखा पड़ा था कि भाई पढ़ाने की लेवल ये होती है और पूछने की उसकी लेवल ये होती है। और फिर नीचे तीसरी तस्वीर थी कि मैं क्या देता हूँ, तो नीचे वो 3 पहियों वाली बच्चों की साइकिल थी। उसने कहा मैं ये देता हूँ बदले में एग्जाम में। पॉइंट नंबर 2, टीचर डज नॉट अपडेट हिज स्किल। बेटा टीचर जो होता है वो अपने स्किल्स को अपडेट ही नहीं कर रहा होता है। अब पढ़ाई से रिलेटेड स्किल्स क्या होते हैं बेटा, सबसे बड़ा स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल। टीचर यही समझ रहा होता है कि मुझे सिर्फ बोलना है, नहीं, ये जो कम्युनिकेशन होता है, जब तक सामने वाला बंदा आपका नुक्ते नजर समझ नहीं लेता तब तक आपका कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं है। लेकिन उस्ताद समझता है कि मैंने जबान से बोल दिया ये काफी है। आई एम सॉरी। अच्छा, और बेटा वो अपडेट भी नहीं करता, यानी वो कभी देखता ही नहीं है कि भाई मुझे भी सीखने की जरूरत है, मुझ में भी कमी कोताहियां हैं। जब टीचर अपनी कमी कोताहियां पूरी नहीं करेगी तो स्टूडेंट को उससे सीखने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, बदले में वो बच्चा चीटिंग करेगा। नंबर 3, टीचर डिस्करेज क्वेश्चंस इन क्लास। अच्छा, एक ये भी बात है कि अक्सर जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन को डिस्करेज करते हैं। यानी जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो उसको यानी कि डिस्करेज किया जाता है थ्रू दी हार्श टोन। उसको कभी कभी नेगेटिवली रिप्लाई दिया जाता है जिस वजह से वो बेचारा बच्चा फिर क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है कि जब बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा होता तो उसके पास कुछ होता ही नहीं है पेपर में लिखने के लिए। नंबर 4, टीचर टीच एट ट्यूशन सेंटर टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हायर ग्रेड्स। बाज़ औक़ात बेटा वो बच्चे जो सेंटर्स पे पढ़ रहे होते हैं तो वो जो सेंटर है अक्सर वो जो कॉलेज के उस्ताद होते हैं उनके ही सेंटर्स होते हैं। इंटीरियर में तो ये देखा गया सेंटर उन टीचर्स के ही होते हैं और फिर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई आपको आपका A1 ग्रेड आ जाएगा, A ग्रेड आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ड्यूटियां भी उनकी लगती हैं और फिर नोट्स भी वो बनाकर बच्चों को अंदर तक पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, तो उनको पूरा पैकेज दिया जाता है कि भाई आप हमारे सेंटर पे एडमिशन लें, आपका A ग्रेड यानी दिलवाना हमारी जिम्मेदारी थ्रू चीटिंग। तो बेटा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर जो वो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है। और बाजों का तो बेटा एक बात मैं हम लोगों को बताऊं कि चीटिंग जो है वो टीचर की मदद के सिवा वो कर ही नहीं सकता। बाज़ ये जो बीए के एग्जाम्स वगैरह चलते थे तो वहां पे जब हमारी ड्यूटीज वगैरह लगती थी, हम जब वहां पे जाते थे तो जब हम राउंड लगाने जाते थे यानी क्लासेस में, तो अक्सर क्या होता था वो जो इन्विजिलेटर होता है वो भी टीचर ही होता है वहां का। वो अक्सर गेट पे खड़ा होता है, दरवाजे पे खड़ा होता है, ताकि जब जो एक्सटर्नल आए तो वो अंदर वालों को होशियार कर दे कि भाई अब थोड़ा छुपा दो मटेरियल। तो वो जो बंदा है
इन्विजिलेटर वहां पे खड़ा है, वो फैसिलिटेटर होता है उनका चीटिंग करने में। अच्छा, नंबर 5, टीचर इंसिस्ट्स ऑन क्रेमिंग। टीचर का जो ज्यादा से ज्यादा एम्फेसिस होता है, फोकस होता है, वो क्रेमिंग पर होता है। भाई ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो, इतने चैप्टर याद करके आना, इतने चैप्टर। तो ये याद करके आना का जो फैक्टर है, याद करके आना, ये भी यानी एक बहुत बड़ी रुकावट है बच्चे की लर्निंग में। अब बच्चा बेचारा क्रेमिंग करता है, ठीक है, एक सवाल वो क्रेमिंग करके गया, याद करके गया, वो सवाल आया ही नहीं, दूसरा सवाल आ गया। अब बच्चा क्या करेगा, उसके पास कोई वजह, कोई और है ही नहीं रास्ता कि वो कॉपी के अलावा कुछ और कर सके। नंबर 6, क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट इज डिस्करेज। जिस तरह से बेटा आप लोगों ने 3 इडियट में देखा कि जब वो मशीन की वो पूछ रहा होता है डेफिनेशन, तो वो उसको सीधी सीधी भाषा में बता रहा होता है, क्योंकि उसने अंडरस्टैंड किया होता है कॉन्सेप्ट कि भाई है क्या मशीन। तो उसका टीचर जो वो कहता है ये चीज नहीं, मुझे उसकी डेफिनेशन बताओगे, एग्जाम में तुम ये लिखोगे। तो वो चाह रहा होता है कि जो चीज एग्जैक्टली किताब में लिखी हुई है वही चीज मुझे मुझे बताई जाए। तो वहां पे टीचर की मेंटेलिटी हाईलाइट की गई उस मूवी में, कि किस तरह से टीचर खुद जो है वो क्रिएटिविटी से भगाता है स्टूडेंट को और उसको क्रेमिंग की तरफ जो है वो चलाता है। नंबर 7, स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन एज इट इज मेंशन्ड इन द बुक। स्टूडेंट्स को कहा जाता है भाई जैसे पढ़ाया गया है, जैसे इसका सवाल है, एज इट इज उसका जवाब दिया जाए। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास यूनिवर्सिटी में होता है कि भाई आप अपनी तरफ से लिखें, अपने आइडियाज लिखें, इस तरह का सीन नहीं होता कॉलेज लेवल के एग्जाम्स में। वहां पे आपको एज इट इज लिखना पड़ता है, जैसा कि अक्सर जब वो किताबों में लिखा होता है। और फिर बच्चे जब वो बेचारे याद नहीं कर पाते तो मजबूरी की वजह से वो जाकर वो मटेरियल कॉपी करके लिखते हैं। नंबर 8, द कंडीशन ऑफ ग्रेड्स इन एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज। बेटा ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ना, ग्रेडिंग सिस्टम, ये भी एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है आपके कॉपी कल्चर का। यानी ये शर्त लगाई जाती है कि आपका A1 ग्रेड होना चाहिए, आपका A ग्रेड होना चाहिए। और सोसाइटी में भी ये डिमांड्स होती हैं भाई, अगर एक बच्चे का A ग्रेड है, दूसरे का C ग्रेड है, तो C ग्रेड वाले बच्चे को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको पिंच किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। A ग्रेड वाले बच्चे को प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो उस ग्रेड की वजह से भी वो बच्चे फिर मजबूर होते हैं एज इट इज लिखने के लिए। क्या पता जो मैं अपनी तरफ से लिखूं उसको वो सामने वाला बंदा टीचर है एक्सेप्ट करे या नहीं करे। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कॉपी इसीलिए भी नहीं होती, चीटिंग इसीलिए भी नहीं होती, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है पेपर भी वही बनाता है। तो स्टूडेंट जो है वो टीचर के मिजाज को समझ लेता है 1-2 सेमेस्टर्स में कि टीचर का मिजाज क्या है, और फिर वो उसके मिजाज के हिसाब से जवाब देता है। लेकिन कॉलेज के एग्जाम्स में क्या होता है, BA और MA के एग्जाम्स में क्या होता है, जिसमें चीटिंग बहुत ज्यादा होती है। पढ़ाने यानी एक तो अव्वल कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, BA MA वाले आपको पता है एडमिशन लेकर फिर एग्जाम के दिन ही जाते हैं, ठीक है, तो उनकी क्लास होते ही नहीं है। अब क्या पता कि चेक करने वाला जो है वो उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है, इसीलिए वो बच्चे जो है वो एज इट इज लिखते हैं जैसा कि गाइड में होता है, अपना वो लिखते ही नहीं है। अच्छा, नंबर 9, फॉल्टी पेपर चेकिंग। बेटा पेपर चेकिंग यानी जो है काफी ये देखा गया कि फॉल्टी भी होती है, कभी कभी ये भी सुना गया है, देखा गया है। अक्सर औकात ये होता है कि एक बच्चे के बहुत ही कम नंबर आते हैं, और बच्चा वो जब दोबारा जाके पेपर खुलवाता है तो फिर उसके नंबर बढ़ जाते हैं, यानी वो पेपर ठीक से चेक नहीं किया गया था। तो जब पेपर ठीक से नहीं चेक किया जाता, तब वो जो बच्चे जो है वो यानी कि ये भी इसमें फिर फैक्टर आता है कि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि कम नंबर आते हैं, कभी कभी ज्यादा नंबर आ जाते हैं। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से फिर बच्चे यानी कि वो कोई भी रिस्क नहीं ले पाते कि भाई हम याद जो है वो समझ कर लिखें, पता नहीं उसको वो लोग एक्सेप्ट करें नहीं करें। इसीलिए वो जो फिर ज्यादा से ज्यादा भी लिखा जाता है। अक्सर आपने ये देखा होगा, काफी बच्चे क्या करते हैं कि सप्लियां जाके भरते हैं, 2 सप्लियां, 3 सप्लियां, 4 सप्लियां भरते हैं, जाकर B शीट्स भरते हैं,
उनका यही होता है कि हम ज्यादा लिखेंगे तो हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, ज्यादा के चक्कर में फिर वो चीटिंग भी करते हैं। नंबर 10, पुअर मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हार्ड वर्क। स्टूडेंट की जो वो मोटिवेशन ही नहीं है वो ये हार्ड वर्क के लिए। मोटिवेट कौन करता है बेटा? मोटिवेट करने वाले दो लोग होते हैं, एक आपके पेरेंट्स होते हैं, एक आपके टीचर होते हैं। कभी कभी क्या होता है, मुआशरती मसाइल की वजह से, फैमिली मसाइल की वजह से, वालदेन के पास वो बेचारे इतने मसलों में घिरे होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में, कि उनके पास टाइम ही नहीं होता, या उनके पास खुद मोटिवेशन ही नहीं होती कि वो बच्चे को मोटिवेट कर सकें हार्ड वर्क के लिए, कि बेटा आप रोजानी की बुनियाद पर पढ़ो। और ना ही टीचर करता है। टीचर का काम होता है कि जो बेचारे सुस्त हो गए बच्चे, उनको चुस्त करने के लिए उनको मोटिवेट करे, उनको जो वो अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए, उनके अंदर तड़प पैदा करे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो जब मोटिवेशन होती नहीं है, बच्चे के पास कुछ होता ही नहीं है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो पास होने के लिए चीटिंग का सहारा ले। नंबर 11 है पुअर बुक रीडिंग कल्चर। यानी बुक रीडिंग का जो कल्चर है वो है ही नहीं, हमारे पास ना होने के बराबर है। अब आपके पास नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आपके पास ईंटें नहीं होंगी तो आप इमारत कैसे बनाएंगे? जब आपके पास यानी होगा ही नहीं, आपके आप बुक पढ़ते ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, आप फॉर एग्जांपल अप्लाइड सोशियोलॉजी, हम उसका बुक पढ़ेंगे ही नहीं है, तो हमें डीप में नॉलेज कैसे होगी? जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम जो है वो डिस्कस करते हैं, वो अगर हम किताबों में नहीं पढ़ेंगे तो हमें कैसे पता चल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का? तो जो लोग, जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, उनका इतना तो यानी कि नॉलेज बेस हो चुका होता है, उनको फिर कॉपी करने की जरूरत ही नहीं होती, वो फिर अपने माइंड से ही लिख रहे होते हैं। Number 12, education is considered as mean not an end। बेटा बाज़ औक़ात अक्सर लोग जो ये एडमिशन लेकर आने आते हैं, बीए एमए वाले, और जब अटेस्टेशन के लिए मेरे पास आते हैं ऑफिस में, तो अक्सर मैं पूछता हूँ कि बेटा आप लोग क्यों कर रहे हैं बीए वगैरह एमए वगैरह क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते हैं हमें जस्ट डिग्री चाहिए। ठीक है, तो वो उन लोगों ने तालीम को क्या समझ रखा है? एज अ मीन, यानी जरिया। अभी तालीम क्या है? एक जरिया है, इसके जरिए हमें क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी। तो अब उसके लिए वो कहते हैं कि हमें जो ना वो सिर्फ पेपर पास करने की जरूरत है, हमें कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। अब जब उनको इल्म सीखने की जरूरत ही नहीं है, तो इल्म उनके पास है ही नहीं, इल्म उनके पास है ही नहीं, तो उनको जस्ट पेपर ही तो पास करने हैं, सारा ध्यान उनका पेपर पे होता है, सीखने पर, लर्निंग पर होता ही नहीं है। यानी कि वो जो एजुकेशन है उनके लिए एज अ एंड नहीं होती, एज अ मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक जरिया होता है। अच्छा बेटा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं जब इस तरह का यानी कि कॉपी कल्चर होता है? तो नंबर 1, इनफर्टाइल माइंड। इनफर्टाइल माइंड यानी कि आपका माइंड जो है इनफर्टाइल रहेगा। इनफर्टाइल क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई एग्जाम में कॉपी चलती है। बेटा पढ़ाई करना, दिन रात मेहनत करना, किताबें चाटना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कौन करेगा? ये वही करेगा जिसको आगे बढ़ना होता है, जिसको जिसको अपनी लेवल बढ़ानी होती है। लेकिन अगर आपको जस्ट एक जॉब चाहिए, और आपको पता होता है जॉब के लिए जस्ट डिग्री चाहिए, और आपको पता होता है डिग्री के लिए जस्ट पेपर पास करने होते हैं, तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो जब आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो आपका माइंड जो है वो फर्टाइल कैसे होगा? बेटा फर्टाइल कहते हैं जरखेज को। जैसे कोई जमीन होती है, फर्टाइल होती है, जरखेज होती है, वहां पे हरियाली होती है। ठीक है, तो माइंड जो है वो जरखेज माइंड का क्या मकसद है? जरखेज माइंड का ये मकसद है कि उस माइंड के अंदर इनोवेटिव माइंड हो। इनोवेटिव माइंड यानी वो जो जिस बंदे का माइंड फर्टाइल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसालें दूंगा, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनकी जो बेस्ट यूनिवर्सिटियां हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माइंड फर्टाइल हैं। फर्टाइल माइंड से मुराद है कि वो जब डिग्रियां लेकर निकलते तो उनके पास जब डिग्री नहीं होती, उनके पास उनका माइंड बड़ा फर्टाइल होता है, उनके पास बड़ी नॉलेज होती है, बड़े स्किल होते हैं, वही लोग जाके इन्वेंशन आगे करते हैं। लेकिन हमारे पास आपने देखा होगा जो करके पास कॉपी करके पास करके आ गए हैं आगे, अब आप देखें वो लोग, उनका माइंड काम ही नहीं करता, उनके पास कुछ होता ही नहीं है।
उनको अगर आप कहीं पे बात करने के लिए खड़ा कर दे तो वो बेचारे बोल नहीं सकते, उनके पास आइडियाज नहीं होते, अगर वो बोलते भी हैं तो यानी वो ऐसी बातें करते हैं जिनका हकायक से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो इस तरह के दिमाग जो है फिर हमारे मुआशरे में पैदा हो जाते हैं जब कॉपी कल्चर का रुझान होता है। अच्छा, नंबर 2, फेल्यूर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। बेटा आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्या हैं? अक्सर ये जो सीएसएस होता है, पीसीएस होता है, कमीशन के जरिए यानी एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप अफसर बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, एएसपी बनते हैं, कस्टम अफसर बनते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह की जो बड़ी पोस्टें हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स किए जाते हैं, यानी कमीशंस के इम्तिहान दिए जाते हैं अफसर लेवल की पोस्टों के लिए। तो आपने देखा होगा यानी 95% 98% लोग फेल हो जाते हैं। सीएसएस में बेटा सक्सेस रेशियो क्या है? 2%। यानी 100% यानी जितने लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, 2% लोग पास हो सकते हैं, पास हो जाते हैं। अगर 20,000 लोगों ने फॉर एग्जांपल दिया है एग्जाम तो 400 लोग पास हो पाते हैं। इतने कम लोग, बाकी सारे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज है ही नहीं, वो तो कॉपी करके पास करके आगे आए हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कॉपी करके आपने डिग्री तो हासिल कर ली, अब आपके पास इल्म है ही नहीं, जहां पे आप जाते हैं आप फेल होकर वापस आ जाते हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं, आपके पास करने के लिए काम ही नहीं होता। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड यानी जो काम काज नहीं कर रहे हैं, उनसे जाके इंटरव्यू आप लोग करेंगे तो यू विल कम टू नो कि वो जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये जो 4 साल क्रूशियल होते हैं बोर्ड के इम्तिहानात, इनमें वो कॉपी करके पास होकर आया है, इसीलिए उसके पास कुछ है ही नहीं। इंटरव्यू में जाता है, फेल होकर आता है, कहीं पे उसको काम मिलता ही नहीं है और वो अनएम्प्लॉयड रहता है। बेटा कभी भी आप ऐसा बंदा जिसने 9th में, 10वीं जमात में, 11वीं जमात में, 12वीं जमात में किताबें पढ़कर समझकर अपनी तरफ से लिखा हो और फिर यूनिवर्सिटी के जो 4 साल हैं उसमें बैठकर लाइब्रेरी में किताबें पढ़ी हों, फिर इम्तिहानात दिए हों, कोई एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने इस तरह से स्टडी की और आज वो अनएम्प्लॉयड हो, वो किसी अच्छी पोस्ट पर लगा होगा। नंबर 4, अनफेयर मीन्स यूज टू गेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब क्या होगा जब आपके पास यानी नहीं होगा, टैलेंट नहीं होगा, आप पास नहीं हो पाएंगे अपने मेरिट के बुनियाद पर, तो फिर क्या करेंगे? आप गलत रास्ते अपनाएंगे जॉब हासिल करने के लिए। अब उसके लिए क्या है? एक है सिफारिश। बादौकात आप लोग क्या कर रहे होते हैं? सिफारिश ढूंढ रहे होते हैं किसी एमएनए एमपीए की, भाई फोन करवा लें ताकि ये जॉब मिल जाए, भाई मैंने मेरा इंटरव्यू है फलां जगह पे, उसको फोन करवा लूं कि मुझसे इजी इजी सवालात पूछे, मैं जवाबात ना भी दूं तब भी मुझे पास कर दिया जाए। इस तरह से वो लोग सिफारिश करवा रहे होते हैं। और रिश्वत, मैंने ऐसे कई लोग देखे जो यानी फेल हो जाते थे इम्तिहानों में, फिर उन्होंने क्या किया, 20-20 लाख रुपए देकर यानी उस इवन यानी जो है इम्तिहानात में खुद को पास करवाकर, इंटरव्यू में खुद को पास करवाकर यानी उन पोस्टों पर आ गए, 16वें ग्रेड की पोस्ट में, 17वें ग्रेड की पोस्ट में। तो आपको पता है कि इस तरह से भी लोग नौकरियों पर लग जाते हैं पैसा देकर। तो बेटा उन्होंने क्यों दिया पैसा? क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं जिसके बुनियाद पर वो compete करके अपनी मेहनत पे खुद पास हो सकते। नंबर 5, पुअर परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अब इस तरह के लोग जब भर्ती होकर आगे आ जाएंगे, आपके कॉलेजेस के उस्ताद बन जाएंगे, आपके हाई स्कूलों के उस्ताद बन जाएंगे, आपके प्राइमरी स्कूलों के उस्ताद बन जाएंगे, आपके यूनिवर्सिटियों के उस्ताद बन जाएंगे, मुख्तलिफ खातों में वो जाएंगे, उनको काम आएगा नहीं, उनको काम आएगा नहीं, वो सिर्फ सैलरी लेंगे, इदारों पर बोझ बने रहेंगे, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप देखें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है? सारी लोगों से भरी पड़ी है सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और काफी ऐसे लोग हैं जिनको काम आता ही नहीं है, बस वो भर्ती हो गए सिफारिश पर, रिश्वत पर, उनको काम आता ही नहीं है, जिस जॉब के लिए वो लोग भर्ती किए गए हैं उनको वो काम आता ही नहीं है।
नंबर 6, द साइकिल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। अब इससे क्या होगा? अब आपने एक बंदे को एडजस्ट कर लिया जॉब पर, किसी की फोन पर, किसी किसी की फोन पर आपने उस बंदे को एडजस्ट कर लिया। अब उस बंदे को आता ही कुछ नहीं है, पढ़ाना ही नहीं आता। अब वो बंदा कितने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करेगा? कितने बच्चों का? यानी आप यूं समझे, फॉर एग्जांपल अगर उस बंदी की 30 साल सर्विस है, तो 30 साल की सर्विस में 30 बैचें आएंगी। 30 बैचों में कितने बच्चे होंगे? वो बच्चे नहीं, वो सारे खानदान होंगे। और वो एक बंदा उन सब का टाइम जाया करेगा, उन सब का जो है वो ये 4 साल में, यानी उनकी कोई पढ़ाई नहीं हो पाएगी, उनकी अच्छे से क्लास नहीं हो पाएंगे। अगर क्लास होंगे तो उस लेवल की उसको नॉलेज ही नहीं मिलेगी कि उस नॉलेज की बुनियाद पर वो आगे कम्पीट कर सके। फिर क्या होगी? साइकिल ऑफ इनकॉम्पिटेंस। वो जो नाअहल बंदा था, उसने जो स्टूडेंट्स है वो भी नाअहल ही निकाले उस यूनिवर्सिटी से। तो जहां पे नाअहल टीचर होगा, वहां से नाअहल बच्चे निकलेंगे, और फिर वो नाअहल बच्चे जाके आगे पैसे देकर कहीं पे जगेंगे, और फिर वो आगे से फिर नाअहल लोगों को डेवलप करेंगे। तो इस तरह से एक साइकिल चलती रहेगी इनकॉम्पिटेंस की। अच्छा, नंबर 7, डिस्करेजमेंट फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। बेटा कॉपी कल्चर से क्या होता है? चीटिंग करके एक बच्चा पास तो हो गया, चीटिंग करके एक बच्चा पास तो हो गया, लेकिन दूसरे बच्चे ने मेहनत की थी। अब जिसने मेहनत की उस बच्चे के नंबर भी 80, और जिसने चीटिंग की उस बच्चे के नंबर भी 80। अब आप ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने मेहनत बिल्कुल भी नहीं की लेकिन चीटिंग की, आपने उसकी चीटिंग भी देखी, चीटिंग करके 80 नंबर वो बच्चा लेकर आया। अब आप कहां से मेहनत करेंगे? भाई मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात मैंने पढ़ाई की, ये मेरे बराबर आ गया, यानी फिर मेरी मेहनत का क्या काम? फिर मैं भी इसकी तरह चीटिंग करके 80 नंबर ले लूं। तो यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जो वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं जब इस तरह से कॉपी करके बच्चे ऊपर आते हैं। तो नंबर 8, पावर्टी ऑफ विजडम। पावर्टी ऑफ विजडम से बेटा ये मुराद है कि इस तरह से लोग जो है वो कॉपी करके पास होकर आते हैं, डिग्री लेकर आते हैं, उनके पास एक चीज की हमेशा कमी रह जाती है, वो है विजडम। विजडम यानी अक्ल। उनके पास अक्ल बिल्कुल भी नहीं रहती। मैंने आपको एक पहले भी बताया था एक एग्जांपल। किसी टीवी चैनल पे बड़ा मजाया प्रोग्राम चल रहा था। एक यानी बंदा था मीडिया वाला, उसने कहा आज हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की मेंटल लेवल कितनी है, उनका विजडम कितना है। तो एक बच्ची से वो सवाल पूछता है कि बेटा ये बताएं कि जो है, यानी मुझे इलाके का नाम याद नहीं, लिबर्टी से डिफेंस, ये शायद था। उन्होंने कहा लिबर्टी से डिफेंस जो है, एक गाड़ी 60 मिनट में पहुंचती है, लेकिन फिर डिफेंस से लिबर्टी तक वापस 1 घंटे में क्यों पहुंचती है? तो उसने कहा मुझे पता नहीं है, मेरे पापा जो वो ड्राइविंग करते हैं, मैंने कभी इस पे नोट नहीं किया। तो उसने ये नहीं, सवाल के अंदर ये नहीं देखा कि वो 60 मिनट और 1 घंटा एक ही बात होती है। तो आपको इतना भी सेंस नहीं होता कि छोटी सी चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है बेटा। और बेटा सिर्फ ये नहीं है कि जहां पे आप जॉब करेंगे वहीं पे आप जो है वो बोझ बन जाएंगे। इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं चीटिंग करके पास होकर आगे आते हैं, वो सिर्फ इदारों पे बोझ नहीं बनते, लेकिन रियल लाइफ में भी वो बहुत बड़ा सफर करते हैं। अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। बेटा वो बंदे जो दिन रात मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो उनका दिमाग भी उस लेवल का हो जाता है। जब उनका दिमाग उस लेवल का हो जाता है, फिर क्या होता है कि जो उनकी रियल लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, घरेलू प्रॉब्लम होते हैं, बीवी के साथ या शोहर के साथ जो प्रॉब्लम होते हैं, उनको फिर अक्लमंदी के साथ वो लोग सॉर्ट आउट भी करते हैं। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो पाती। उनको पता होता है कि भाई इंसान का मिजाज क्या है, इंसान के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा हो सकती है, अगर सामने वाला बंदा थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करता हो तो उसको किस तरह से क्लियर किया जाए, अगर गुस्सा आ जाए, सामने वाले को, बंदे को गुस्सा हो तो किस तरह से कम किया जाए। ये सारी चीजें आपको बुकों से मिलती हैं, किताबों से मिलती हैं। और किताबें आपने इसीलिए नहीं पढ़ी, आपने कहा कि भाई जब चीटिंग के जरिए हम पास हो सकते हैं तो किताबें पढ़ने का क्या फायदा। इज इट क्लियर बेटा? लेट मी लेट मी टेक Yes, अटेंड sir. लेट
लेट मी Yes, sir. टेक अटेंडेंस बेटा, मैं आप लोगों की ले रहा हूँ। बेटा अटेंडेंस लेने के दौरान शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बेचारे पुअर नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाएं, और उनका जो है यानी अगर अटेंडेंस में नाम ना आ सके, इसीलिए मैं जो अटेंडेंस शेयर कर लेता हूं ग्रुप में, ताकि वो बच्चे, ऐसे बच्चे वो बेचारे यानी सेशन अटेंड भी करें लेकिन डिस्कनेक्ट होने की वजह से वो एब्सेंट हो जाएं, उनको पता ही ना हो कि वो एब्सेंट हैं और मेरे पास रिकॉर्ड हो के वो एब्सेंट हों, और फिर फाइनल में वो कहें सर हमने तो क्लासें ली थी। इसीलिए मैं डेली बेसिस पर जो है वो अपडेट कर देता हूँ। अब जब मैं अपडेट कर लूं आपके ग्रुप में आपकी अटेंडेंस, और कोई ऐसा बच्चा हो जो सेशन में तो था लेकिन उसका नाम ना हो, तो वो जो जैसा कि तरीका है हमारा, वो जो नोट्स है वो शेयर करेगा तो मैं उसको प्रेजेंट उसमें कर दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है बेटा, आखिरी 4 मिनट चल रहे हैं, हम इंशाल्लाह दूसरे सेशन में मिलते हैं। वो दूसरा सेशन बहुत छोटा होगा हमारा। Yes, sir.